Jungle. हेलो एवरीवन, चलिए दोस्तों अब हम एक और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हमारे नए टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ओके, हम समझते हैं दोस्तों आखिर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, आपको ये बता दिया जाए कि सीए फाइनल नवंबर 2020 यानी लेटेस्ट अटेम्प्ट में इसका 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। हम उस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कवर करेंगे अलॉन्ग विद दी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ओके दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस करता है तो उसे बिजनेस करने के लिए कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब इस कैपिटल से वो एसेट्स परचेज करता है, वो वर्किंग कैपिटल में इस पैसे को लगाता है और फिर उससे वो कुछ सेल्स जनरेट करता है। ओके, नाउ लेट अस सी कि एक बिजनेसमैन को एक्सपेंशन करना है, अपने सेल्स को ग्रो करना है, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट की उसे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसे नई जगह पर ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेगी, शायद उसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग्स करनी पड़ेगी, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब दोस्तों इन सारी चीजों को करने के लिए यानी नई ब्रांचेस खोलनी है, ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करना है, नए प्रोडक्ट लगाने हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए अगेन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बिजनेसमैन अपनी कैपिटल की अवेलेबिलिटी से बंधा हुआ होता है सेल्स को ग्रो करने में। इसका मतलब ये हुआ सरल शब्दों में कि आपकी कैपिटल जितना परमिट करती है ना, आप उतना ही सेल्स ग्रो कर सकते हो। अगर आपको और ज्यादा सेल्स ग्रो करना है तो फिर आपको अपनी कैपिटल को और ज्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा, शायद और ज्यादा मशीन्स खरीदनी होगी ताकि आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओ, राइट। तो दोस्तों सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब होता है विद द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ कैपिटल, जितनी हमारे पास कैपिटल्स अवेलेबल हैं या जितनी फ्यूचर में हमारे पास होने वाली है, उसके दायरे में रहते हुए, उस कॉन्स्ट्रेंट में रहते हुए आखिर हम कितना ग्रोथ रेट इन सेल्स अचीव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, राइट। तो दोस्तों सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज द रेट एट व्हिच कंपनी कैन ग्रो इट सेल्स व्हाइल स्टेइंग विद इन द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ कैपिटल अवेलेबिलिटी, राइट। इनकेस अगर आप अपने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से ज्यादा रेट पर ग्रो करना चाह रहे हो, लेट अस से कि हमने किसी बिजनेस के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया एंड दैट कम्स टू 20% इज द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। इस बिजनेस का कहना है नो वी वांट टू ग्रो एट 30% रेट, तो इन्हें इनके सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से ज्यादा रेट पर ग्रो करना है। अब अगर आपको ज्यादा रेट पर ग्रो करना है तो फिर आपको अपने कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको शायद अपने डेट इक्विटी रेशियोज को चेंज करना पड़ेगा, शायद आपको डेट इक्विटी रेशियो बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप ज्यादा डेट ले पाए, ज्यादा कैपिटल की अवेलेबिलिटी होगी, तभी तो जाकर आप ज्यादा रेट से ग्रो कर पाएंगे। या फिर आपको अपने रिटेंशन रेशियोज को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने डिविडेंड पे आउट रेशियो को कम और रिटेंशन रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि आपको अपने प्रोडक्ट का मार्जिन थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़े ताकि आपकी इनकम और ज्यादा हो और ज्यादा कैपिटल आपके पास अवेलेबल हो टू प्लाउ बैक इन द बिजनेस। यानी कि सरल शब्दों में सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वह ग्रोथ रेट है जिस रेट से आप ग्रो कर सकते हो वाइल स्टेइंग विद इन दी कॉन्स्ट्रेंट्स। जो आपके रेशियोज हैं वो इंटैक्ट रहे तो आप किस रेट से ग्रो कर सकते हो। अगर आपको उस रेट से ज्यादा पर ग्रो करना है तो आपको अपने रेशियोज को रिलैक्स करना पड़ेगा, राइट। दोस्तों हम देखते हैं आखिर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ओके, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने की दोस्तों कुल मिलाकर दो अप्रोचेस होती हैं। उन दोनों ही अप्रोचेस को समझाने के लिए मैं यहां पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल लूंगा। उस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको समझा दिया बस वही वहां पर क्वेश्चंस में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ओके, एग्जांपल, लेट अस से कि एक बिजनेस है और उस बिजनेस की मैंने यहां पर ये कुछ बैलेंस शीट बनाई। ओके,
लेट अस से इस बिजनेस में हमने इक्विटी लगाया है 100 का, और लेट अस से कि इस बिजनेस में हमने डेट से बोरो किए हैं कितने 50। यानी लेट अस मेक एन अजम्पशन दैट वी हैव डिसाइडेड कि हम जितना भी इक्विटी लेंगे उसका रफली 50% हम कितना डेट से बोरो कर लेंगे, राइट। अब इस बिजनेस के पास टोटल कैश अवेलेबल हो गई है कितनी 150, राइट। ये 150 रुपीज यहां पर एसेट्स के फॉर्म में हमें नजर आएंगे, राइट। ओके दोस्तों, ये एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स भी आ गई हैं और करंट एसेट्स भी आ गई, वर्किंग कैपिटल भी आ गई, जिससे बिजनेस हम चला सकते हैं, राइट। लेट अस से कि हमने साल भर इस बिजनेस को चलाया और यहां पर मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। साल भर इस बिजनेस को चलाकर हमने कुछ सेल्स जनरेट किया। लेट अस से कि हमने 300 का सेल्स जनरेट किया। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ एग्जांपल मैं यहां पर नंबर्स छोटे ले रहा हूं और कोशिश करूंगा कि चीजों को जितना राउंड ऑफ हम रख सके रखेंगे, राइट। तो दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में हमने साल भर में कितना सेल्स जनरेट किया, 300 का सेल्स जनरेट किया। इस 300 के सेल्स में हमने नेट प्रॉफिट लेट अस से 30 रुपीज का कमाया, राइट। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिया जिसमें मैंने आपको बताया कि साल की शुरुआत में हमने बैलेंस शीट में 100 और 50 इक्विटी और डेट के नाम पर इकट्ठा करें, 150 की एसेट्स हमने लगाई और हमने उससे 300 का सेल्स जनरेट किया। उस 300 के सेल्स पर हमने नेट प्रॉफिट कितना कमाया है, 30 रुपीज का हमने नेट प्रॉफिट कमाया है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये बिजनेस नेक्स्ट ईयर में कितना सेल्स कर पाएगा। द बिग क्वेश्चन इज कि आखिर ये तो हो गया इस साल का सेल्स, नेक्स्ट ईयर में आखिर ये बिजनेस कितना सेल्स जनरेट कर पाएगा। जितना ये सेल्स जनरेट कर पाएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ओके, तो दोस्तों, ये पता करने के लिए अब हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो 30 रुपीज इस बिजनेस ने कमाए हैं, इस 30 रुपीज को वो क्या करेगा। क्या वो इन 30 रुपीज को रिटेन करेगा या फिर वो इन 30 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेट अस मेक एन अजम्पशन कि ये 30 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कुछ भी उसमें से 1 रुपया भी रखता नहीं है। अगर ये बिजनेस कुछ भी रिटेन नहीं करेगा तो ये बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 150 की एसेट्स लगाकर हम कितना सेल्स जनरेट करते हैं, 300 का सेल्स जनरेट करते हैं। अब अगर आप ये 30 रिटेन नहीं करते हो, 30 में से 1 रुपया भी रिटेन नहीं करते हो, तो नेक्स्ट ईयर अगेन आपके पास कितने रुपीज रहेंगे बिजनेस करने के लिए, 150 रुपीज। उससे अगेन आप कितना सेल जनरेट कर पाओगे, 300। क्या आपने कोई ग्रोथ अचीव करी, नहीं। योर ग्रोथ रेट इज 0%। यानी एक बात तो आपको और मुझे समझ में आ गई कि ग्रो करने के लिए हमें रिटेन करना जरूरी है। ओके, सो नाउ लेट अस मेक एन assumption that our retention ratio is 100%, राइट। ओके, हमने यहां पर लेट अस से अज्यूम किया है कि हमारा रिटेंशन रेशियो है 100%। ओके, सर अगर 100% के अलावा कुछ और अज्यूम करते हैं तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे भी एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको 100% रिटेंशन रेशियो लेकर समझा रहा हूं, अगर हम कुछ और भी लेंगे रिटेंशन रेशियो तो भी एग्जाम्पल वर्कआउट होगा, राइट। अब दोस्तों, जब ये 100% हमने रिटेंशन रेशियो अज्यूम कर लिया है, तो अब आप जानते हैं कि इस 100% से 30 के 30 पूरे के पूरे हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स में आ जाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाएंगे। वो रिजर्व्स एंड सरप्लस हम कहां पर ऐड करेंगे, इक्विटी अकाउंट में ऐड कर लेंगे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। और वो रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट को बराबर करने के लिए हमें यहां पर भी दिखाने पड़ेंगे। हो सकता है ये जो रिजर्व्स हो वो कैश के फॉर्म में रिजर्व्स हो, जो हमने प्रॉफिट कमाया हो वो कैश के फॉर्म में कमाया हो, या फिर हो सकता है कि वो हमारी एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है हमने इस प्रॉफिट से कुछ एसेट्स खरीद ली हो, या फिर वो पैसा हमने डेटर्स को उधार दे रखा हो तो डेटर्स के फॉर्म में हो सकता है, राइट। इन एनी केस वो यहाँ पर एसेट्स में भी ऐड होगा, राइट। तो दोस्तों, ये जो डेटा था यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर में डेटा लिया है वो है ईयर के बिगिनिंग का डेटा, राइट। वो है ईयर के बिगिनिंग का डेटा, है ना। अब ईयर के एंड में क्या होगा कि हमारे पास इक्विटी कितना हो जाएगा, 130, राइट। और हमारी बैलेंस शीट टोटल कितने की हो जाएगी, 180 यहाँ पर और 180 यहाँ पर, राइट। यहाँ पर ये हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, अब हमें यहाँ पर लॉजिकली देखना है कि अब हम नेक्स्ट ईयर में आखिर
कितना सेल जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में कितना सेल जनरेट कर पाएंगे, यानी हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आखिर कितनी रहेगी, राइट। तो आपके पास दोस्तों 30 सेकंड का समय है। इसे करने के लिए आप इजीली कैलकुलेट करें अपने हिसाब से कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में आखिर नेक्स्ट ईयर में अब ये बिजनेस कितना सेल जनरेट कर पाएगा। ओके, हाँ जी, एज्यूमिंग कि आपने कैलकुलेट कर लिया कि आखिर ये बिजनेस कितना सेल जनरेट कर पाएगा, शायद देखना आपने इस तरीके से कैलकुलेशन किया होगा। सिंस when we capped 150 in assets, we were able to generate sales of how much? 300। जब हम एसेट्स कितने की लगाए थे 150 की, तो हमने सेल टर्नओवर कितना जनरेट कर लिया है 300 का। देयरफॉर नाउ आवर एसेट्स आर हाउ मच 180। सो हाउ मच टर्नओवर वी वुड बी एबल टू जनरेट, राइट। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे कि अगर हमने 150 के एसेट्स लगाकर ही उसका डबल टर्नओवर जनरेट कर लिया था 300, तो अब जब हमारी एसेट्स कितनी हो गई 180, तो आखिर कितना टर्नओवर हम जनरेट कर पाएंगे, और यहां पर आपका ये कुछ नंबर आ जाएगा, राइट। ये जो नंबर आया है दोस्तों ये गलत है। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर एक छोटा सा कैच क्या है। छोटा सा कैच ये है कि जब आपने इक्विटी 100 की लगाई थी, तो आपने डेट कितने रुपीस का लिया था 50। अब क्या दोस्तों नेक्स्ट ईयर में हमारी इक्विटी 100 है या फिर नेक्स्ट ईयर में हमारी इक्विटी 130 है, राइट। विच मीन्स कि क्या हम एडिशनल बोरोइंग अब कर सकते हैं? जी हाँ, हम एडिशनल बोरोइंग अब कर सकते हैं। तो दोस्तों जब 100 की इक्विटी थी तो 50 का डेट था, तो 130 की इक्विटी होगी तो कितने का डेट हो जाएगा 65। हम एडिशनल बोरोइंग कितने की कर पाएंगे 15 की हम एडिशनल बोरोइंग कर पाएंगे, राइट। ये बात ध्यान रखना। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट टॉपिक ये मानकर चलता है कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, आपका एसेट टर्नओवर रेशियो, आपका डेट इक्विटी रेशियो, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। फिर से मैंने क्या क्या बोला? मैंने बोला कि आपका नेट प्रॉफिट रेशियो हमेशा कैसा रहेगा कांस्टेंट, आपका एसेट टर्नओवर रेशियो कैसा रहेगा कांस्टेंट, आपका डेट इक्विटी रेशियो कैसा रहेगा कांस्टेंट, राइट। आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा रहेगा कांस्टेंट। ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, ये अज्यूम करता है, राइट। सर मान लो ये चेंज होने वाले हो तो फिर वो चीज हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में, राइट। फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको समझाने वाला हूं, वहां पर अजम्पशन ये है कि एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं यहां पर आखिर किस तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट होगी, है ना। ओके, कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, है ना। ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाया हमने ड्यूरिंग द ईयर का बनाया, ठीक है। कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमें नेक्स्ट ईयर के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है। नाउ दैट इज प्रीटी इजी सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि आखिर हम कितना एडिशनल डेट रेस कर सकते हैं, राइट। ओके, so how much additional debt can we raise? Since when equity was 100, debt was how much 50. Therefore when equity is 130, then how much debt would be, right? So now we are going to apply cross multiplication over here. अब हम यहाँ पर cross multiplication कर लेंगे, है ना। 130 मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा 65 इज द न्यू अमाउंट ऑफ डेट, राइट। देयरफॉर
एडिशनल डेट इज इक्वल टू 65 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना 15, राइट। ओके, अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, राइट। सिंपल सी बात है दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट सिंस एसेट्स ऑफ हाउ मच एसेट्स 150 की एसेट्स पर हम कितना टर्नओवर जनरेट कर लेते हैं 300 since when assets were 150 we were able to generate sales of how much 300, right? Therefore when now our assets are going to be, how much would our assets be 195, है ना। कैसे निकाल लिया 195, 150 के एसेट्स में 30 तो रिटेन्ड अर्निंग्स दे देगा और 15 कौन दे देगा डेट, यानी टोटल अब हमारी नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में एसेट्स कितनी हो जाएगी 195, है ना। ये 180 तो ईयर के एंड में है, नेक्स्ट ईयर जब हम बिजनेस करेंगे तो हम एडिशनल बोरोइंग कर लेंगे कितने की 15 की, राइट। तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे therefore when assets are 150, है ना 195, यहाँ पर लिख भी लेते हैं कैसे 150 plus 30 is coming from retained earnings and plus 15 are coming from additional debt, right। तो अब हमें बताना है कि आखिर यहाँ पर हमारा सेल्स कितना हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों सेल्स पता करने के लिए अगेन हम यहाँ पर क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हम क्या करेंगे 195 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 150, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटर को जोड़ दें, 195 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 150 इट गिव्स यू कितना 390, राइट। 390 हो जाएगा हमारा नेक्स्ट ईयर सेल्स, राइट। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं देयरफॉर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रोथ कितनी हो गई भाई 390, जो पहले सेल्स 300 का था वो अब कितने का हो गया 390, यानी कि देयर इज एन इंक्रीज इन सेल्स बाय हाउ मच 90 रुपीज ऑन द बेस ऑफ 300, राइट। तो ये कितना आ जाता है यहाँ पर इंटू 100 आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आता है दोस्तों सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कितना आता है 30%। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का। भाई सिंपल सी बात है कि इतना पैसा लगा अगर इतना सेल जनरेट किया था अगर पिछले साल, तो इस साल अगर इतना पैसा अवेलेबल है तो हम कितना सेल जनरेट करेंगे, राइट। ये हमने देखा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का एकदम लॉजिकल तरीका, है ना। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसा मार्क भी कर लीजिए कि ये जो हमने सोल्यूशन अभी यहाँ पर किया है वो हमने लॉजिकल वे से किया है, ठीक है। ओके, लेकिन एग्जाम में दोस्तों ऐसे लॉजिकल तरीकों की कोई जगह नहीं होती है, राइट। वहां पर आपको फॉर्मूला लगाकर इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों आखिर फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके हिसाब से हम डेटा इकट्ठा करके लेकर आएंगे, है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ दूसरा तरीका विच इज यूजिंग फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला होता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। यहां पर हम रिटेंशन रेशियो को बी से भी डिनोट कर सकते हैं ना। एफएम में रिटेंशन रेशियो को कैसे डिनोट किया जाता है बी से, राइट। तो सरल शब्दों में फॉर्मूला क्या हो गया आर आर इंटू आर ओ। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू आर आर इंटू आर ओ। ये एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है। मैं जब मेन बैच पढ़ाता हूं तो मैं ग्रोथ रेट इज इक्वल टू आर आर इंटू आर ओ के फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करवाता हूं। अभी के लिए हम सिर्फ इस फॉर्मूले को ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। भाई ग्रोथ क्यों होगी ये हमने पहले ही देखा था। अगर आप कोई रिटेन नहीं करोगे, इफ योर रिटेंशन रेशियो इज 0% देन योर ग्रोथ रेट वुड बी 0%। अब आप जितना ज्यादा रिटेन करोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, राइट। तो इसलिए रिटेंशन रेशियो इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फॉर्मूला। दूसरी चीज, जो आप रिटेन करोगे उस पर जितना रिटर्न कमाओगे ना वही आपकी ग्रोथ होगी। जो आप रिटेन करोगे उस पर आप जितना रिटर्न कमाओगे बस अल्टीमेटली वही आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करूं तो दोस्तों देखना यहां पर हमें सेम आंसर मिलेगा, है ना। आर आर का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। ओके,
रिटेंशन रेशियो हमारे केस में कितना था, 100% था, तो मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.00। मैं चाहूँ तो 100% भी लिख सकता हूँ, 100% को कैसे लिखते हैं, 1, राइट। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, रिटर्न ऑन इक्विटी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, तो रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको आता होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है EAES अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, EAES अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, राइट। ये होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट ROE, ठीक है। हम इस फॉर्मूला में डेटा फिट करेंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर स्टार मार्क कर लेते हैं और स्टार मार्क करके हम यहाँ पर कैलकुलेशन शो कर देते हैं ROE का, राइट। ROE इज इक्वल टू EAES अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, राइट। ओके, तो यहाँ पर EAES देखते हैं दोस्तों, आखिर हमारा EAES कितना था। तो यहाँ पर जो हमारा नेट प्रॉफिट है वही फाइनली हमारा EAES है, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने से पहले सारी चीजें जो माइनस होनी रहती वो हो जाती। और अभी ये नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा किसको बिलोंग किया, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो आवर EAES इज 30 और डिवाइड हमें इससे किससे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड आखिर कितना लेंगे। क्या हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड 100 लें या फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड 130 लें। ओके, आराम से सोचे समझें और फिर दोस्तों जवाब दें कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर फंड 100 से डिवाइड करेंगे या फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड 130 से डिवाइड करेंगे। ओके, सोचें। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि हम 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं और हम 130 से भी डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरीके करेक्ट हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से फाइनल आंसर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का आ जाएगा। वैसे आपको पता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, 30%। तो मैं आपको एक बार 100 से डिवाइड करके समझाऊंगा और एक बार 130 से डिवाइड करके समझाऊंगा। अगर आप 100 से डिवाइड करने की इच्छा रखते हो तो फॉर्मूला सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का अलग है, और अगर आप 130 से डिवाइड करने की इच्छा रखते हो तो फॉर्मूला सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का अलग है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100 वाला भी एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूले का वर्जन अवेलेबल है और 130 का भी। 100 का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और 130 का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड एट द एंड ऑफ द ईयर। दोनों में से जैसा आपने ROE कैलकुलेट किया है वैसा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है टू कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ओके, तो दोस्तों अभी वाला ये वाला जो फॉर्मूले का वर्जन है, ये वाला जो फॉर्मूले का वर्जन है ना, ये वाला फॉर्मूला तभी काम करता है जब आपने ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते वक्त इक्विटी शेयर होल्डर फंड कहां का यूज किया हो, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का आपने यूज किया हो। इन केस अगर आप एंड का यूज करना चाहते हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, फिर उसके लिए एक और दूसरा फॉर्मूला है। तो अभी के लिए क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर फंड कौन सा वाला लूंगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का, ठीक है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर यूज बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इक्विटी shareholder fund balance. Alternatively, if you wish to use equity shareholder fund balance at the end of the year, then you would need to change the formula to calculate sustainable growth rate. Okay, तो अभी के लिए हम क्योंकि बिगिनिंग वाला यूज कर रहे हैं तो EAES कितना था दोस्तों, 30। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना था, 100, राइट। यानी कि ROE कितना आ जाता है, 30%, राइट। 30% को हम यहाँ पर कैसे लिख देते हैं, 0.30। 1 इंटू 0.30 कितना होता है, 0.30, यानी दूसरे शब्दों में हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कितनी आ गई है, 30%। इज दैट क्लियर? ओके, एक और तरीका है, वो भी तरीका क्या कहलाएगा, यूजिंग फॉर्मूला ही कहलाएगा। वो तरीका भी यूजिंग फॉर्मूला ही कहलाएगा, लेकिन फॉर्मूला फॉर्मूला में फर्क है। ओके, ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपने ROE कैलकुलेट करते वक्त बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का इक्विटी शेयर होल्डर फंड का बैलेंस लिया हो।
अगर आपको एंड ऑफ द पीरियड का इक्विटी शेयर होल्डर फंड का बैलेंस लेना है तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आंसर वापस से कितना आना चाहिए, 30% आना चाहिए, अगर मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो। ओके, नाउ वन थिंग माइट बी कमिंग अप इन योर माइंड इज दैट सर हमें कोई मतलब नहीं इक्विटी आप शुरू का लो या एंड का लो, आप तो बस ये बताओ कि आईसीआई आखिर क्या करने वाला है। तो दोस्तों ये मैं आपको तरीका समझा दूं, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे आखिर आईसीआई एग्जैक्टली कौन सा वाला तरीका फॉलो करता है, ओके, या करेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का, राइट। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू B multiplied by net profit ratio multiplied by 1 plus debt by equity divided by A by S minus B multiplied by NP ratio multiplied by 1 plus D by E. This is the formula to calculate sustainable growth rate when end of the period equity shareholder account balance is being used, right? Okay, यहां पर आप चाहें तो ऐसा मार्क भी कर लें। ओके, this formula is used when end of the period equity shareholder fund balance is used। ये वाला फॉर्मूला हम इस सिचुएशन में लगाते हैं, राइट। ओके, अब शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आखिर इस फॉर्मूले का क्या डेरिवेशन है ना। ओके, तो अभी के लिए हम इसके डेरिवेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इसका 7 to 8 स्टेप्स का डेरिवेशन है, उस पर फोकस करने की बजाय हम ये फोकस कर रहे हैं कि क्या ये फॉर्मूला वापस से अगर हम एंड ऑफ द पीरियड के बैलेंसेस को यूज करें तो क्या ये फॉर्मूला वापस से 30% लाकर दे देता है। अगर हाँ तो इसका मतलब है कि फॉर्मूले में दम है। ओके, तो दोस्तों इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें उससे पहले हमें अब कुछ रेशियोज लगेंगे। एक तो रिटेंशन रेशियो, वो तो खैर आपको पता ही कितना है, 100% यानी कि 1। एक लगेगा हमें नेट प्रॉफिट रेशियो, एक लगेगा डेट इक्विटी रेशियो और एक लगेगा ए बाय एस। यहाँ पर ए बाय एस का फुल फॉर्म होता है एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट। दोस्तों क्या एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स एसेट टर्नओवर रेशियो होता है? नहीं, एसेट डिवाइडेड बाय सेल्स एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं होता है। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा इसे सीए इंटरमीडिएट में, एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है टर्नओवर बाय एसेट्स, राइट, यानी कि सेल्स बाय एसेट्स, राइट। क्या ये सेल्स बाय एसेट्स है या ये एसेट्स बाय सेल्स है? जो यहाँ पर लिखा है वो क्या है, एसेट्स बाय सेल्स। तो क्या ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो इनवर्स ऑफ एसेट टर्नओवर रेशियो है, ये ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? सो दिस इज नॉट सेल्स बाय एसेट, दिस इज एसेट टू सेल्स रेशियो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम यहाँ पर रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज। ओके, कौन कौन से रेशियोज दोस्तों हमें यहाँ पर लगेंगे? एक तो हमें लगेगा रिटेंशन रेशियो, तो रिटेंशन रेशियो कितना है, 100% है, दैट इज 1। फिर क्या लगेगा हमें, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना। हमारे एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट कितना था, 30, सेल्स कितना था, 300, यानी कि रेशियो कितना आएगा, 10%, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो, राइट। डेट इक्विटी रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, राइट। हाँ जी, यहाँ पर हमारे केस में डेट कितना है, 50, और इक्विटी कितना लेंगे, 100 की जगह कितना लेंगे, 130। अगर आपको 100 ही लेना था तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्मूला पर जाना रहेगा, बट क्योंकि हम यहाँ पर एंड ऑफ द पीरियड का इक्विटी बैलेंस यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना लेना है, 130। इज दैट क्लियर? ओके, तो दोस्तों 50 डिवाइडेड बाय 130 कितना आता है वो हम देख लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 130 0.384615, ठीक है।
इसको थोड़ा ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं ताकि हमारी चीज एक्यूरेटली टैली हो। 0.384615। ओके, ये हमने यहाँ पर लिखा डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, आपके मन में एक सवाल और आ सकता है, वो ये है कि सर फिर डेट को भी तो आप 65 लिखो। नहीं, फिर तो बात वही हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो 50/100 कैलकुलेट करूं या 65/130 कैलकुलेट करूं, इन इधर केस डेट इक्विटी रेशियो तो कितना आ रहा है, 0.5 ही आ रहा है, तो फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी ना रहेगा, राइट। यहाँ पर हम इक्विटी का बैलेंस कौन सा लेते हैं, एंड ऑफ द पीरियड का लेते हैं, और डेट का बैलेंस भी एंड ऑफ द पीरियड का लेते हैं। एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास डेट 50 ही थी उस एग्जाम्पल में, वो तो नेक्स्ट ईयर में जब हम नया काम शुरू करेंगे तो हम एडिशनल बोरिंग कितने की कर लेंगे, 15 इन दी नेक्स्ट ईयर। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर के बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर तो हमारा इक्विटी का बैलेंस तो बढ़कर 130 हो ही गया था, लेकिन डेट हमारा कितना ही रहा था, 50 ही रहा था। तो हमारी टोटल एसेट्स कितने की हुई है, 180 की हुई है, राइट। हाँ जी, आते हैं यहाँ पर, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान रखना, इक्विटी का बैलेंस कौन सा लेंगे, एंड ऑफ द ईयर, और डेट भी कौन सा लेंगे, एंड ऑफ द ईयर। और एंड ऑफ द ईयर पर डेट हमारी 50 ही थी, एडिशनल बोरिंग 15 की नेक्स्ट ईयर में जाकर होगी, राइट। चलिए, डेट इक्विटी रेशियो निकाल लिया। इसके बाद एक और कौन सा हमें चाहिए, एसेट बाय सेल्स चाहिए। ठीक है, तो एसेट्स टू सेल्स रेशियो, एसेट्स टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला होता है एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स। हाँ जी, एसेट्स कितने की लेंगे, नाउ माय क्वेश्चन टू इज की एसेट्स कितनी ले, 150 या फिर 180। ये ध्यान रखना, जो फॉर्मूला अभी हम लगाने जा रहे हैं उसमें हमेशा एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस यूज होता है ना। एसेट्स कितनी ली जाएगी, 180 ली जाएगी। ठीक है, तो एसेट्स आ जाएगी यहाँ पर 180। ओके, और सेल्स कितना आ जाएगा, 300, यानी कितना हो जाता है, 0.60। ठीक है, अब हम दोस्तों इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए तैयार है। चलिए, तो ये जो हमने कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज किया है उसको एक बॉक्स के अंदर रख लेते हैं, और अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। चलिए, हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी, रिटेंशन रेशियो। हमारा रिटेंशन रेशियो कितना था, 100%। तो 100% को हम क्या लिखते हैं, 1.00 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई किससे करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो से। नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है दोस्तों, 10%। ठीक है, फिर इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस डेट बाय इक्विटी, राइट। 1 प्लस डेट बाय इक्विटी, एक काम करते हैं 1 प्लस 50/130 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेटर में हमारी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आएगा ए बाय एस। ए बाय एस है 180/300 भी लिख सकते हैं, और 0.60 भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ब्रैकेट ओपन बी, यानी कि रिटेंशन रेशियो कितना, 1.00 मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, 10%, और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डेट बाय इक्विटी है ना, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है यहाँ पर भी, है ना। ओके, तो 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो वेयर डेट इज 50 एंड इक्विटी इज 130। ठीक है, ओके, ये दोस्तों हमने फॉर्मूला में डेटा अप्लाई कर दिया। अब अगर हमारी बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर इस कैलकुलेशन का आंसर आना चाहिए 30%। चलिए दोस्तों, हम कैलकुलेटर पर इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 130, जो आया उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, और उसे मल्टीप्लाई बाय 10% कर लें, मल्टीप्लाई बाय 1 करें, जो आया उसे मेमोरी में प्लस कर लें। चलो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, 0.1384615। ठीक है, डिवाइडेड बाय, है ना। तो अब डिवाइडेड बाय में सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 50/130, इसमें प्लस कर देंगे 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 10%, जो आया उसे माइनस में ले लें। और हमने देखा था कि 180/300 क्या होता है, 0.6, तो हम उसमें प्लस कर लेंगे कितना, 0.6, राइट। तो ये जो डिनोमिनेटर आता है ये अभी आ चुका है 0.461538 एंड सो ऑन। ओके, सफलता से सिर्फ एक कदम दूर है दोस्तों, इसको डिवाइड कर लें आप। 29.999% आ रहा है, यानी अगेन द आंसर इज 30%, which means to calculate sustainable growth rate, how many formulas have we got? 2 formulas. One is that one and one is this one. If you have to use this formula, then ROE should be based on beginning of the period equity shareholders balance. If you want to use this formula, then end of the period equity shareholders balance should be used. ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हमने देखा यूजिंग फॉर्मूला, है ना। आप यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूला में मार्किंग भी कर लीजिए
कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बैलेंस शीट is used to calculate data, और यहां पर end of the period balance sheet is used to calculate data, right? तो ये हमने यहां पर देखे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले, है ना, और दोनों ही फॉर्मूलाज करेक्ट हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर आईसीएआई इन दोनों में से आखिर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेगा, क्या ये फॉर्मूला यूज करेगा या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा? तो दोस्तों इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि अगर आप वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ रहे हो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, जहां पर कि आपको नेक्स्ट 5 इयर्स के लेटर से इनकम स्टेटमेंट बनाने, फ्री कैश फ्लोज निकालने हैं, और वहां अगर आपको ग्रोथ रेट की जरूरत है तो वहां पर आईसीआई यही वाला फॉर्मूला यूज करता है बाय डिफॉल्ट, राइट? ओके। लेकिन अगर एग्जाम में सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का प्योर क्वेश्चन आ जाए, यानी क्वेश्चन प्योर आपसे सिर्फ एक ही कैलकुलेशन मांग रहा है, क्या? कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, और वो कैलकुलेट करवाते वक्त क्वेश्चन कुछ ऐसा डेटा दे दे जिसमें डेट इक्विटी रेशियोज यूज कर ले, एसेट टर्नओवर रेशियो या उसका इनवर्स एसेट टू सेल्स रेशियो, ऐसी चीजें अगर क्वेश्चन यूज कर ले तो फिर आईसीएआई इस वाले फॉर्मूले को यूज करता है। सर इस बात का क्या प्रूफ है? चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं आखिर इस बात का क्या प्रूफ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर ये मैंने यहाँ पर कंपाइलर ओपन किया है। ओके, तो ये है दोस्तों इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स फ्रॉम मई 1996 टू नवंबर 2010। इसमें मैं सर्च करूंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और here is that question. Now you can have a look at this question. यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे ये बी पॉइंट है इसका, 6 मार्क्स का पूछा गया था नवंबर 2001 में। And here, what is its sustainable growth rate for the next year? What is its sustainable growth rate? So it was a pure question of calculating sustainable growth rate. अब दोस्तों जब प्योर क्वेश्चन आ जाए सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का, तो देखना इंस्टीट्यूट आखिर उसे कैसे सॉल्व करता है। ये यहाँ पर ये दे, यहाँ पर अब आपको वही वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है जो मैंने लिखवाया था, बी मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डेट बाय इक्विटी सेट बाय सेल्स माइनस the whole thing that is written above, right? और इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने इसमें रिटेंशन रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियोज कैलकुलेट करे हैं और इसे सॉल्व किया है, राइट? ओके। इसके बाद एक और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का खतरनाक फॉर्मूला होता है जो कि भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, लेकिन अभी मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि इंस्टीट्यूट जब प्योर क्वेश्चन सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का पूछता है तो फिर वो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करता है, उसकी बजाय वो ये वाला फॉर्मूला यूज करता है, खास करके उन सिचुएशन जब उन्होंने डेट इक्विटी रेशियोज का जिक्र किया हो, नेट प्रॉफिट रेशियोज का जिक्र किया हो। मेरा मुद्दा, मेरा मकसद इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का ये वाला फॉर्मूला समझाने का है ही नहीं। मैं ये मानकर ही चल रहा हूँ कि आपको ये वाला फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है और ये वैल्यूएशन चैप्टर में आपने काफी बार पढ़ा हुआ है, या फिर आपने डिविडेंड चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें डिविडेंड मॉडल्स में आपने इसको पढ़ा ही होगा गॉर्डन्स मॉडल में, राइट? My whole and sole purpose is to make you understand this particular formula, right? And both the formulas gives you the correct answer. ये गलत नहीं है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी सही है और ये भी सही है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर बिगिनिंग का बैलेंस यूज होता है और यहाँ पर एंड का बैलेंस यूज होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन पूछता है और इंस्टीट्यूट यहाँ पर अगर प्योर क्वेश्चन पूछ रहा है किसका, व्हाट इज इट, जो फॉर्मूला बना है वो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला बना है और आईसीआई भी यही वाला फॉर्मूला यूज करता है। और इसके बाद तो एक और खतरनाक फॉर्मूला है जो कि हमें यहाँ पर समझना है, राइट? तो दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे इन दो फॉर्मूलाज को, यानी आगे जाकर मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो वही क्वेश्चन होंगे जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे, राइट? दोनों फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? इन दोनों फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिया। अब जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो प्योर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वाले क्वेश्चन लूंगा। अगर वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं देन यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है? ओके, ये दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट होती है ना?
अब जैसा कि मेरा वादा रहा था कि मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स कवर करवाऊंगा, जिसमें से ये जो फर्स्ट एग्जांपल है हमने कवर करा, और फर्स्ट एग्जांपल यह मानते हुए कवर करा कि हमारे डेट इक्विटी रेशियोज, हमारे नेट प्रॉफिट रेशियोज, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम। यानी यहाँ पर नई इक्विटी हम नहीं लेकर आएंगे, बस जो रिटेन्ड अर्निंग से पैसा आएगा वही यहाँ पर आएगा, राइट। लेकिन इन केस अगर कोई बिजनेस न्यू इक्विटी से भी पैसा रेस करता है, अपने रिटेंशन रेशियोज, अपने डिविडेंड पे आउट रेशियोज को चेंज करता है, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में न ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, न ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। उस केस में अगेन एक और नया फॉर्मूला है जो कि एप्लीकेबल है। वो क्या फॉर्मूला है दोस्तों, वो मैं यहाँ पर आपको अब समझाने जा रहा हूँ, राइट। ओके, तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। Example number 2. When new equity is also raised and dividend payouts are changed, यानी हमारा डिविडेंड का पे आउट रेशियो सेम नहीं है, राइट। इसके पहले वाला जो एग्जांपल था वहां पर आप लिख सकते हैं व्हेन नो न्यू इक्विटी इज रेज, हमने कोई नया इक्विटी रेज नहीं करा, बस जो रिटेन करा सो करा, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कांस्टेंट। ओके, चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं अगेन सेम चीजें लेने वाला हूँ। लेट अस से कि मैं यहाँ पर एक बैलेंस शीट लेता हूँ, है ना, और ये मैं यहाँ पर जाकर एक इनकम स्टेटमेंट भी ले लूंगा। यहाँ पर लेंगे बैलेंस शीट और यहाँ पर लेंगे हम इनकम स्टेटमेंट, है ना। तो बैलेंस शीट में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इक्विटी लेंगे हम। लेट अस अज्यूम कि पीरियड के बिगनिंग में इक्विटी है 100 और पीरियड के बिगनिंग में हमने डेट लिया था कितना, 50। ऐसे करके हमने एसेट्स कितने की क्रिएट करी, 150, ठीक है। और 150 की एसेट्स क्रिएट करके हमने टर्नओवर जनरेट किया कितने का, 300। 300 के टर्नओवर पर हमने नेट प्रॉफिट कमाया कितना, 30, राइट। ओके, अगेन आई एम टेकिंग द सेम अजम्पशन कि हम यहाँ पर आई एम टेकिंग द सेम असम्पशन कि हम यहाँ पर 100% रिटेन करेंगे। अगर मैं रिटेंशन रेशियो चेंज करता हूँ तो भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम अज्यूमिंग 100% रिटेंशन रेशियो। ओके, तो दोस्तों जब मैं 100% ही रिटेन करूंगा तो फिर उस केस में यहाँ पर हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड हो जाएगा, है ना। कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 30 का रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड हो जाएगा, राइट। ओके, अब लेट से कि मैं यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ, और वो इंफॉर्मेशन है लेट से कि मैं नया इक्विटी भी रेस कर रहा हूँ, राइट। लेट से ऐड न्यू इक्विटी। लेट से मैं 20 का नया इक्विटी यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर में, राइट। तो ऐसा करने से 100 तो मेरे पास ईयर के बिगिनिंग में था, 30 मैंने ईयर के एंड तक कमा ही लिया। अब नेक्स्ट ईयर में मैं 20 का नया इक्विटी रेस करूंगा, राइट। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट हाउ मच इज माय सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ओके, तो लेट अस कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब दोस्तों इस केस में अगर अब आपको सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है तो फिर आपको एक खतरनाक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करवा रहा हूँ। इसी आंसर को मैं फाइनली आपको लॉजिकली भी कैलकुलेट करवा दूंगा। जो आंसर फॉर्मूला से आता है वही आंसर लॉजिकली भी आ जाता है, लेकिन आईसीआई आपसे प्रेजेंटेशन में लॉजिक वाला प्रेजेंटेशन नहीं मांग रहा है, वो आपसे यहाँ पर फॉर्मूले वाला प्रेजेंटेशन मांग रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ कि आखिर क्या है वो फॉर्मूला टू कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ओके, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू EQ0
प्लस न्यू इक्विटी माइनस डिविडेंड multiplied by 1 plus debt equity ratio multiplied by S by A divided by 1 minus NP by S multiplied by 1 plus debt by equity multiplied by S by A। और फॉर्मूला भी खत्म नहीं हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूं। मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय S0 माइनस 1। This is the formula to calculate sustainable growth rate when new equity is raised। जब हम नया इक्विटी रेज करते हैं तो फिर ये होता है दोस्तों फॉर्मूला टू कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब यहां पर मैं आपको एक एक कैरेक्टर से पहचान करवाता हूं। Here EQ0 means equity at the beginning। अब यहां पर डोंट गेट कंफ्यूज, इक्विटी एट द बिगिनिंग का आखिर मीनिंग क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर EQ एट द बिगिनिंग 100 नहीं होगा, यहाँ पर EQ एट द बिगिनिंग कितना होगा 130, क्योंकि जिस साल के लिए आप ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हो उसके बिगिनिंग का इक्विटी बैलेंस हम यहाँ पर लिखते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। फिर उसके बाद नया इक्विटी हम कितना रेज करने वाले हैं 20 माइनस डिविडेंड हम कितना पे करने वाले हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर बोलता कि हम नेक्स्ट ईयर 5 का डिविडेंड पे करने वाले तो 5 यहाँ पर माइनस हो जाता। इज दैट क्लियर? ओके। जो पिछला डिविडेंड हम दे चुके हैं, लेटर से हम यहाँ पर 5 डिविडेंड दे चुके होते और ये 25 आता और ये 25 आता तो ये 5 का डिविडेंड नहीं पूछा जा रहा। जो डिविडेंड पे कर दिया वो नहीं, जो डिविडेंड हम पे करने वाले हैं वो यहाँ पर माइनस किया जाता है। राइट। 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो। दोस्तों यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो वही ईयर के एंड का डेट इक्विटी रेशियो आएगा। तो ईयर के एंड में इक्विटी था 130 और डेट था कितना 50। राइट। और एस बाय ए जिसमें की जगह आ जाएगा 300 और ए की जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर हम इसे अपडेट कर देते हैं ए की जगह पर, क्योंकि 30 और ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर टोटल ऑफ द बैलेंस शीट वुड बी 180 और यहाँ पर भी टोटल ऑफ द बैलेंस शीट वुड बी 180 बिकॉज दिस 20 rupees will be raised at the beginning of next year। तो इसलिए वो इस साल की बैलेंस शीट में काउंट नहीं होगा। ठीक है। ओके। चलिए फिर इसके बाद हाँ हम फॉर्मूला की कैरेक्टर से पहचान कर रहे थे एस बाय ए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि पिछली बार जो फॉर्मूला था ना उसमें ए बाय एस था, लेकिन इस बार जो फॉर्मूला है उसमें एस बाय ए है। मतलब ये तो सही में ही एसेट टर्नओवर रेशियो का ही फॉर्मूला हो जाता है। राइट। सो दिस इज एक्चुअली एसेट टर्नओवर रेशियो। राइट। ये असली में भी एसेट टर्नओवर रेशियो ही है। ये पर्टिकुलर पोर्शन ये क्या है, ये है एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 माइनस नेट प्रॉफिट बाय सेल्स 1 प्लस डी बाई एंड एस बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओके 1 बाय S0। यहाँ पर S0 का मीनिंग क्या होता है वो लिखते हैं। S0 मीन्स लास्ट ईयर सेल्स, मीन्स लास्ट ईयर सेल्स। तो जिस साल की ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पिछले साल का सेल्स, तो हमारे केस में वो पिछले साल का सेल्स कितना है 300। आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मिल जाएगी, है ना। अभी मैं सिर्फ आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करवा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको लॉजिकली भी वही सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है। ओके। हाँ जी। तो अब आप मुझे यहाँ पर डेटा एक एक करके फिट करवाते जाइए। बताइए मुझे दोस्तों कि आखिर EQ0 की जगह पर हम कितना लिखेंगे। तो इक्विटी का बैलेंस एट द बिगिनिंग, यहाँ पर इक्विटी का बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो जाएगा कितना 130। ठीक है। ये हो जाएगा 130। ओके। प्लस नेव इक्विटी हम कितना रेज करने वाले 20। डिविडेंड क्या हम कुछ देने वाले नहीं, 0। ओके। 1 प्लस डी बाई ई, तो डी कितना हो जाएगा 50, ई कितना हो जाएगा 130। ओके।
मल्टीप्लाइड बाय एस बाय ए, सेल्स कितना था 300 और एसेट्स कितने की है 180। ध्यान रहे दोस्तों हमारी एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी हो गई है 180 की हो गई है ना, एंड ऑफ द पीरियड का ही डेटा लिया जाता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 माइनस नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, सो नेट प्रॉफिट इज 30 एंड सेल्स इज 300, हम यहाँ पर डायरेक्टली 0.10 भी ले सकते थे। मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो, तो ये आ जाएगा 50 बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय एस बाय ए यानी कि 300 बाय 180, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एस जीरो यानी कि 1 बाय 300 और इन सब के पीछे जाकर कर देंगे हम -1। ओके चलिए, तो आप कैलकुलेटर पर इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 130 प्लस 20 कितना हो जाएगा 150 माइनस 0 तो कुछ भी नहीं, राइट। हाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो 50 डिवाइडेड बाय 130 और उसमें प्लस क्या कर देंगे 1, मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 180 और उस पूरे घटनाक्रम को मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये आता है दोस्तों 346.15। न्यूमरेटर की वैल्यू आती है 346.15 3846, थोड़ा ज्यादा लिख लेते हैं ताकि एक्यूरेसी हमारी बनी रहे, राइट। इसको मल्टीप्लाई बाय बाद में 1/300 करना रहेगा -1। चलो अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में पहले हम 50 बाय 130 कर लेते हैं और 50 बाय 130 में प्लस क्या कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 180 और इसको मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 300 और ये जो पूरा आया इसको माइनस में ले लो और इसमें प्लस कर लो 1, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 0.7693, राइट। मैं इसको डिवाइड इक्वल टू कर देता हूं ताकि ये 1.2999 आ जाए और मल्टीप्लाई बाय 346.153846 करते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाय 1/300 कर लेते हैं, -1 करते हैं। तो दोस्तों आपके कैलकुलेटर में आ रहा होगा आंसर मेरी तरफ 49.999% आ रहा होगा, मतलब 0.4999 आ रहा होगा, यानी कि वो 0.50 हो गया। यानी कि हमारी ग्रोथ रेट इन सेल्स, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इन सेल्स दोस्तों कितनी हो जाती है 50% हो जाती है, राइट। अब हमें यहां पर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इन सेल्स हो जाती है हमारी 50%, राइट। ओके, अब मैं आपको लॉजिकली बताता हूं कि आखिर यही 50% ग्रोथ रेट हम यहाँ पर सिर्फ इस डेटा को लगाकर, अगर काश आईसीआई हमसे सिर्फ लॉजिकली कैलकुलेट करने का बोलता तो मैं आपको यूं करवा देता 50% की ग्रोथ रेट कैलकुलेट। देखना दोस्तों आखिर कैसे होगी वो 50% की ग्रोथ रेट कैलकुलेट। ओके, सिंपल हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना। तो देखना इसको लॉजिकली आखिर कैसे किया जाएगा। लॉजिकली सिंपल ऐसे किया जाएगा, सिंस एसेट्स एट द बिगिनिंग, एसेट्स एट द बिगिनिंग जब पिछले साल हम शुरुआत कर रहे थे तब 150 की एसेट्स थी और 150 की एसेट्स पर हमने सेल्स टर्नओवर कितना जनरेट किया 300। तो फिर अब जब हमारे पास इतनी एसेट्स है तो आखिर टर्नओवर कितना, तो मुझे यहाँ पर ये निकालना है कि अब नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आखिर हमारे पास कितनी एसेट्स होंगी, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ये 150 तो होगा ही होगा, ये 30 भी आ ही चुका है, 20 का जो नया इक्विटी रेस करेंगे वो 20 भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखना कि हम कुछ ना कुछ डेट भी यहाँ पर रेस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर हम कितना डेट रेस करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, 100 का जब इक्विटी था तब उस जमाने में कितना डेट हमारे पास था 50। अब हमारे पास नेक्स्ट ईयर में एक तो 30 भी आ गए 20 भी आ गए, यानी एक्स्ट्रा हमारे पास कितने आ गए 50, तो हम एक्स्ट्रा डेट कितना ले लेंगे 25। इज दैट क्लियर? ओके, चलो मैं आपको यहाँ पर लॉजिकली भी इसे सॉल्व करवा देता हूं। है ना, लॉजिकली इसको मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम यूजिंग फॉर्मूला, इसके पहले जो हमने करा था कैलकुलेशन वो कैसा कर लिया था यूजिंग फॉर्मूला, अब हम कैसे कर रहे हैं उसको लॉजिकली, ठीक है। तो लॉजिकली करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स अवेलेबल at the beginning of next year। हाँ जी, तो हमारे पास एसेट्स at the beginning of previous year कितनी थी 150, उसमें क्या क्या ऐड हुआ रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना 30, फिर और क्या ऐड होगा
न्यू इक्विटी जो हम रेस करेंगे, राइट। और इसमें एक और चीज क्या ऐड हो जाएगी, एडिशनल डेट जो कि हम बोरो कर सकते हैं, राइट। एडिशनल डेट आखिर हम कितना बोरो कर लेंगे, नाउ दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। सिंपल सी बात है भाई, जब हमारे पास 100 रुपीज का इक्विटी था तब हम कितना डेट लेते थे, 50 का डेट लेते थे, राइट। ये जो 50 का है ना, जब हमारे पास इक्विटी 100 का था तो हम डेट कितने का लेते थे, 50 का। अब दोस्तों हमने एडिशनल कितना रुपया और इक्विटी से रेस कर लिया, 30 + 20 यानी 50 रुपीज हमारे पास एडिशनल कहां से आ गए हैं, एडिशनल इक्विटी आ गई है। तो आखिर एडिशनल डेट कितना आ जाएगा, तो एडिशनल डेट आ जाएगा हमारा कितना, 25, ठीक है। ओके, ये 25 सिंपल हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, आप चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर कि हमारे पास जब 100 का इक्विटी था तो 50 का डेट था। अब जब हमारे पास 150 का इक्विटी होगा तो आखिर डेट कितने का होगा, 75 का होगा, यानी एडिशनल डेट कितना रेस कर लेंगे, 25, राइट। ये जो एडिशनल डेट हमारे पास 25 आ गया है, ये इसकी वजह से भी हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी और अब हमारी एसेट्स का टोटल हो जाएगा कितना, 225, राइट। दिस इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर टू डू बिजनेस, राइट। अब हम सिंपल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लेंगे कैलकुलेशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट करने के लिए। ओके, क्या लगा लेंगे दोस्तों, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंस एसेट्स लास्ट ईयर वर 150 and we generated sales turnover of how much, 300 using those assets, and now our assets balance is, है ना, assets then were कितना and assets now are how much, कितना, ये आएगा 225। तो फिर आखिर हम कितना सेल्स जनरेट कर पाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कैसे लग जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 225 एंड डिवाइडेड बाय 150। आज तो आप आंसर बोल ही दो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 300 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 150 गिव्स यू कितना, 450। सो आवर नेक्स्ट ईयर सेल्स वुड बी हाउ मच, 450, राइट। देयरफॉर आवर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज, कि पहले हम 300 का टर्नओवर किया करते थे लेकिन अब हम 450 तक जा सकते हैं, यानी 150 का इंक्रीज हो सकता है ऑन द बेस ऑफ 300, यानी कि आता है 0.50 और 50%। और ये 50% वही 50% है जो अदरवाइज अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला से कैलकुलेट किया 50%, यानी फॉर्मूले में दम तो है और देखकर ही लगता है कि फॉर्मूले में दम तो है, राइट। तो दोस्तों अब कुल मिलाकर अगर मैं इस चैप्टर को सम अप करना चाहूं जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, तो उसमें हम इसको इस तरीके से सम अप करेंगे कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट टेल्स अस हाउ मच इज द मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स ग्रोथ दैट वी कैन अचीव गिवन द constraints that are applicable on us. If we are not raising any new equity, if we are not raising any new equity, now we are going to change our payout ratio. If everything is constant, then this is the formula that we have to use. But if we are raising new equity and our dividend payout ratios, if they are changing, then this is the formula that we have to use. मैं आपके साथ सहमत हूं कि ये जो फॉर्मूलाज हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज हैं, लेकिन दोस्तों अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इट इज वर्थ इट कि हम इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखकर चल जाएं। मैं इसके पिछले वाले फॉर्मूले को तो आपको बहुत आसानी से याद करने का तरीका भी बता सकता हूं। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अगर आपको दूसरे तरीके से लिखना है तो देखना आप इसको कैसा लिख सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय a बाय s माइनस x। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो b इंटू नेट प्रॉफिट रेशियो इंटू 1 प्लस डी बाई ई है वो वही है जो यहां पर है, राइट। ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को हमने किससे डिनोट कर दिया, x से। तो आप क्या करो, इसे दिमाग में इमेजिन कर लो कि x डिवाइडेड बाय a बाय s माइनस x इज दी फॉर्मूला। बस अब आपको एक चीज और क्या याद रखनी है कि x की आखिर क्या वैल्यू है। सो हियर x मीन्स b into net profit ratio into 1 plus debt by equity। तो बेसिकली अल्टीमेटली फॉर्मूला तो वही है जो लिखना है, वो तो जो फॉर्मूला है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन अब आपको याद करना थोड़ा आसान हो गया, राइट।
x बाय ए बाय एस माइनस एक्स याद करना कोई बड़ी बात नहीं, और बस आप x की वैल्यू याद कर लो। ये याद कर लो, आप एक काम करो मेरे सामने ही याद कर लो इस वीडियो में, b मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी बाई। एक बार और बोलो दोस्तों मेरे साथ, b मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस नेट बाय इक्विटी, और ये फॉर्मूला x डिवाइडेड बाय a बाय एस माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को याद कर लेते हैं ना। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को याद करने का मैं आपको सिंपल सा टिप देता हूं। आप इसको 2 से 3 बार अप्लाई करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। देखो इस फॉर्मूले में शुरुआत की इक्विटी में नई इक्विटी और जोड़ दो, लेकिन जो डिविडेंड देने वाले हैं वो माइनस कर दो। अब आपको इसको क्या करना है, 1 प्लस डी बाई ई से मल्टीप्लाई करना है, और नया सेल्स निकालने के लिए आपको एस बाय ए करना है, राइट। एक तरीके से देखना क्या है, ये इक्विटी है तो यहाँ डिनोमिनेटर में इक्विटी है, और 1 प्लस डी बाई ई को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये एक तरीके से हो जाता है ई प्लस डी होल बाय ई, और ई प्लस डी का मतलब होता है ए। यानी कि ये फॉर्मूला कैसा चल रहा है कि यहाँ ई है तो यहाँ नीचे ई है, यहाँ ऊपर ए है तो यहाँ पर ए है, और क्योंकि ये अब नया वाला इक्विटी आएगा ना तो अब ये नया वाला सेल्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ ऊपर नया वाला सेल्स है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या, पुराना वाला सेल्स है, राइट, ओके। डिनोमिनेटर में 1 माइनस नेट प्रॉफिट बाय सेल्स करना है। सेल्स और सेल्स एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, एसेट और एसेट एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, क्योंकि 1 प्लस डी बाई ई बेसिकली क्या होता है, ई प्लस डी बाई ई होता है, और ई प्लस डी यानी क्या होता है, एसेट्स बाय ई होता है, राइट। तो ये एसेट से एसेट कैंसिल, ये सेल्स से सेल्स कैंसिल, अल्टीमेटली ये क्या बचता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ई। और नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ई एक तरीके से क्या होता है, ई ए ई एस अपॉन ई, और ई ए ई एस अपॉन ई एक तरीके से क्या होता है, आर ओ ई। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये आर ओ ई, ये क्या है, ये आर ओ ई है, राइट। तो आपको इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो मैं वापस से सारी चीजें बोलता चला जाऊंगा और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करते करते ही याद हो जाएगा, राइट। ये दोस्तों हमने यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया। अब चलो हम इसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पर। ओके, आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पर। ओके, यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में आपको सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला तो दे रखा है, आर ओ ई इंटू आर आर, है ना। रिटेंशन रेशियो क्या होता है, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। और फिर नोट्स के नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दूसरे फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे। ये रहे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के दूसरे फॉर्मूलाज। अगर आपका पे आउट रेशियो कांस्टेंट है और कोई नई इक्विटी नहीं तो ये रहा फॉर्मूला। अगर कोई सा भी डिविडेंड अमाउंट और नया इक्विटी हो तो फिर ये रहा फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए दोस्तों, ये जो नोट्स का पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है t.me/प्रवीण खटोड़। ओके, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे। कैलकुलेट द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। Target earnings retention ratio 0.70, target net profit margin is 0.04, target debt equity ratio is 0.80, target assets to sales ratio is 0.60, sales of the previous year, beginning equity capital, beginning debt capital। आप तो इस पर फोकस करो कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब दोस्तों क्या आप यहाँ पर आर आर इंटू आर ओ ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, अगर आप आर आर इंटू आर ओ ई वाला फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो आईसीआई इसको गलत कर देगा। वो कहेगा कि हमने ये जो आपको इतने सारे रेशियो दे रखे, फॉर एग्जांपल एसेट्स टू सेल्स रेशियो, आखिर आपने इसका क्या यूज किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने अभी अभी आपको कंपाइलर में बताया कि आईसीआई खुद ये भारी भरकम फॉर्मूलाज यूज करता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें यही भारी भरकम फॉर्मूले उनके ऊपर रखकर आने हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप आर आर इंटू आर ओ ई वाली अप्रोच से मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला भी सही है, लेकिन वैल्यूएशन चैप्टर में काम में आता है। प्योर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आए तो फिर आपको इन दो में से ही कोई सा एक फॉर्मूला यूज करना होगा। बस आपको ये देखना है कि क्या नया इक्विटी तो नहीं दिया है क्वेश्चन ने। अगर नया इक्विटी दिया है तो ये फॉर्मूला, नया इक्विटी नहीं दिया है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, आप इस क्वेश्चन में ढूंढे और ढूंढ कर बताएं क्या हम नेव इक्विटी रेस कर रहे हैं? नहीं, हम नेव इक्विटी रेस नहीं कर रहे। क्योंकि हम नेव इक्विटी रेस नहीं कर रहे तो फिर हम पिछला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x डिवाइडेड बाय a बाय एस माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम लिख कर लेते हैं। हाँ जी, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप यहां पर फॉर्मूला लिखें।
एस जी आर इक्वल्स टू, अब मैं आपको एक टिप देता हूं कि आप क्या करना, x डिवाइडेड बाय a बाय s माइनस एक्स वाला फॉर्मूला ना एग्जाम में कॉपी में लिखकर मत आना, बिकॉज ये ऑफिशियल वर्जन नहीं, हमारा क्रिएट किया हुआ वर्जन है, राइट। आप तो ऑफिशियल फॉर्मूला लिखना, ऑफिशियल फॉर्मूला मतलब मन में क्या करना, x डिवाइडेड बाय a बाय s माइनस एक्स सोचना, लेकिन x की वैल्यू आप यहां पर लिख देना। हाँ जी, x की वैल्यू आप बताओ क्या थी, b मल्टीप्लाई बाय, b का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट रेशियो यानी कि नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डी बाय ई। इज दैट क्लियर? ओके, बस अब तो समझो आपने लिख ही दिया फॉर्मूला। हाँ जी, डिवाइडेड बाय एसेट्स बाय सेल्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डी बाय ई। ठीक है, चलिए दोस्तों इस फॉर्मूले को अब हम अप्लाई कर लेते हैं। हाँ जी, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें डेटा की जरूरत है। तो रिटेंशन रेशियो कितना दे रखा है 0.7, नेट प्रॉफिट कितना है 0.04, डेट इक्विटी कितना है 0.8, चलो इतना डेटा लिखते हैं। तो वहां पर रिटेंशन रेशियो था 0.70, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स था 0.04, और यहां पर डेट इक्विटी रेशियो है 0.80। ठीक है, डिवाइडेड बाय एसेट्स टू सेल्स रेशियो कितना दे रखा है दोस्तों, एसेट्स टू सेल्स रेशियो 0.60। अच्छा है देख लेना कि एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है, एसेट टू सेल्स, एसेट टू सेल्स यानी एसेट बाय सेल्स ही होता है, और वही हमें चाहिए भी सही इस फॉर्मूला के लिए। वो तो दूसरा वाला फॉर्मूला उसमें सेल्स बाय एसेट्स हो जाता है, राइट। इस फॉर्मूला में एसेट्स टू सेल्स द रेशियो इज 0.60 माइनस 0.70 multiply by 0.04 multiply by 1 plus 0.80। ओके, चलिए दोस्तों इसे हम कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.04 इंटू 1.8 यानी कि ये होता है 0.0504 डिवाइडेड 0.60 माइनस 0.0504। ओके, चलिए दोस्तों 0.6 माइनस 0.0504, हाँ जी, तो आंसर आता है दोस्तों हमारा 16.7 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1.8 एस 0.0504, यस, और नीचे 0.60 ही है, तो 0.6 माइनस 0.0504 ये होता है। हाँ जी, तो आंसर आता है हमारा 0.0917, यानी कि सरल शब्दों में आंसर इज 9.17%, राइट। हमारा आंसर आता है दोस्तों 9.17%। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या है। यस, करेक्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है 9.17%। ओके, अब हम आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लास्ट डे रिवीजन भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आईसीआई ने दोनों ही सिचुएशंस कवर कर ली, और ये वही क्वेश्चन है जो नवंबर 2001 में 6 मार्क्स के लिए आईओपीएस वाला पूछा गया था। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, IOPS has an equity capital of 12 million, total debt of 8 million and sales last year were 30 million. First point, it has a target assets to sales ratio of 0.667, target net profit margin of 0.04 and debt equity ratio of 0.667, and target earnings retention ratio of 0.75 in a steady state, yani when everything is constant, they are not raising new equity, what is its sustainable growth rate? तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना रहेगा वापस से। ओके, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को ही हम यहां पर ले लेते हैं। हाँ जी, आपको तो खैर वापस लिखना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। सॉल्यूशन 2 कर रहे हैं अब हम। हाँ जी, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का हमने ये पार्टिकुलर फॉर्मूला लिख लिया। ओके, अब एक एक करके हम यहाँ पर रेशियोज लेते जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन में देखते जाइए दोस्तों, रिटेंशन रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, बी यानी कि रिटेंशन रेशियो कितना है 0.75। ठीक है, ओके, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट बाय सेल्स रेशियो कितना दे रखा है उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में 0.04। ओके,
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो कितना दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन है डेट इक्विटी रेशियो 0.667, ओके 0.667 है ना, डिवाइडेड बाय एसेट्स टू सेल्स कितना दे रखा है, एसेट्स टू सेल्स ही दे रखा है, सेल्स टू एसेट्स है, एसेट्स टू सेल्स ही जो चाहिए वही मिला है 0.667 माइनस द सेम थिंग 0.75 है ना, सेम चीज ही यहाँ पर माइनस होगी ना, 0.04 इंटू 1.667, ठीक है, ओके। हाँ जी, आप इसे सॉल्व कर लें दोस्तों, कैलकुलेटर 0.75 इंटू 0.04 इंटू 1.667, ये आता है 0.05001, ओके, डिवाइडेड बाय 0.667 माइनस 0.05001, ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आता है दोस्तों 0.08105, यानी इसे सरल शब्दों में हम क्या कह देंगे 8.105%, राइट। 8.105% आती है दोस्तों हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, राइट। यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये इसके सिंबल का मतलब होता है कि आपको सॉल्व दे रखा है पीछे, तो आप इसमें पीछे जाएंगे, इसके सोल्यूशन में जाएंगे, यस 8.11% आ रहा है आंसर, और हमारा भी वही आ रहा है। अगर हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो 8.105% में ऑल्सो भी रिटर्न एज 8.11%, राइट। ये हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व किया। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के पॉइंट नंबर सेकंड पर, ओके। Suppose the company has established for the next year a target assets to sales ratio of 0.62, a target net profit margin of 0.05 and target debt equity ratio of 0.80. It wishes to pay an annual dividend of, इस क्वेश्चन में दोस्तों वो annual dividend का कितना 0.30 million पे करना चाहते हैं and raise 1 million in equity capital next year. What is its sustainable growth rate for the next year? बहुत इजी है, हमें बस यहाँ पर उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को लिखना होगा, ओके। तो फॉर्मूला एक काम करते हैं, मैं भी कोई चीटिंग नहीं करता हूं, मैं आपके साथ साथ लिखता हूं यहाँ पर फॉर्मूला, राइट, ताकि मुझे भी ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ओके। हाँ जी, तो कहां से शुरुआत करेंगे हम, इक्विटी, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की इक्विटी से शुरुआत करेंगे, EQ0, इसमें प्लस क्या करेंगे हम, न्यू इक्विटी हम इसमें प्लस करेंगे, ओके। माइनस हम इसमें क्या करेंगे, डिविडेंड जो हम पे करने वाले वो यहाँ पर माइनस होगा, है ना। अब बस ऐसे सोचते जाना कि अब क्या आ गया, इक्विटी आ गया, तो अब इक्विटी आएगा डिनोमिनेटर में, राइट। इक्विटी डिनोमिनेटर यानी कि ये क्या आ जाएगा 1 प्लस डी बाई ई, ओके। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में एक तरीके से क्या आ गया, एसेट्स, तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा एसेट्स और न्यूमरेटर में आ जाएगा एस यानी कि सेल्स, ठीक है, ओके। डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय, अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस क्या था, ROE था, 1 माइनस ROE था, और ROE हम कैसे लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाय सेल्स बाय एसेट्स और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डी बाय ई, ठीक है, ओके। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय S0 और माइनस क्या कर लेंगे हम इसमें 1, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में डेटा फिट करते हैं, ओके। EQ0, EQ0 यानी कि इक्विटी का बैलेंस एट द बिगिनिंग, EQ0 कितना हो जाएगा 12, है ना। 12 में हम नया डेट कितना रेज करने वाले हैं 1 मिलियन, और डिविडेंड कितना देने वाले हैं 0.3, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 1 माइनस 0.30, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डेट इक्विटी, है ना। तो अब इनका टारगेट डेट इक्विटी रेशियो कितना है 0.80, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.80 मल्टीप्लाई बाय सेल्स बाय एसेट्स, ओके। तो हमारी सेल्स कितनी थी 30 मिलियन, राइट। और खैर हमें वो नहीं करना है, हमें तो यहाँ पर ये देखना है एसेट्स टू सेल्स रेशियो कितना दे रखा है 0.62, राइट। तो क्या ये एसेट्स टू सेल्स है या फिर ये सेल्स टू एसेट्स, ये सेल्स टू एसेट्स है, तो हमें क्या 0.62 लिखना होगा या उसका इनवर्स करना होगा, हमें उसका इनवर्स करना होगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.62, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, देखें जरा दोस्तों नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो कितना दे रखा है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो यानी 1 प्लस 0.80 मल्टीप्लाई बाय सेल्स टू एसेट्स यानी कि 1 बाय 0.62 आ जाएगा, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 0th ईयर सेल्स, एंड 0th ईयर सेल्स हमारी कितनी आती है 30 मिलियन आती है, ठीक है।
तो 0th ईयर की सेल्स आती है 30 मिलियन, तो 30 यहाँ पर लिख दो और ये -1। ओके, अब हम यहाँ पर कैलकुलेटर चला लेंगे। तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले बस वो तो लाइन से आप इन सबको सॉल्व करते जाओ। तो ये आ जाएगा 12 + 1 - 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 और डिवाइडेड बाय 0.62, यानी कि आ जाएगा 36.87096। ओके, और नीचे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर 1 में से इसको माइनस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइड बाय 0.62, और इसको माइनस में ले लो, इसमें +1 कर दो, है ना, और डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय मेमोरी, और इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 30, राइट, और इसमें से माइनस कर देंगे 1। तो ये आता है 0.4377, है ना। ये अब हमने पूरा का पूरा ही कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर लिया, तो ये आता है 43.77% आती है दोस्तों हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, राइट। ओके, 43.77% आती है हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, है ना। एक बार हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। ओके, यस, ये देखिए दोस्तों, सेम आंसर 43.77%। आईसीआई के पास भी कंपाइलर में यही आंसर लिखा है 43.77%। अब दोस्तों हम सीख चुके हैं आखिर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट किस तरीके से कैलकुलेट करना। अगर नया इक्विटी रेज नहीं किया हो तो क्या फॉर्मूला, और अगर नया इक्विटी रेज किया हो तो आखिर क्या फॉर्मूला। ओके, बस अब इसके आगे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए फॉर्मेलिटीज हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्मेलिटीज कर ही लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, Liz Clausen Industries has $40 million in shareholders equity and sales of $150 million last year. Its target ratios are asset to sales ratio दे रखा है, net profit margin दे रखा है, debt equity ratio, earnings retention. If these ratios correspond to steady state, what is its sustainable growth rate? Okay, तो दोस्तों assuming कि आपको फॉर्मूला याद है, हाँ जी, फॉर्मूला में x डिवाइडेड बाय a बाय s माइनस x होता है। तो चलो सबसे पहले हम x की वैल्यू कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर पर करेंगे, आप इसे लिखकर आराम से कर लेना। हाँ, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, b मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 1 + d बाय e। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर b यानी कि रिटेंशन रेशियो कितना है 0.60 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें क्या कर लेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.07 मल्टीप्लाई बाय 1 + d बाई ई। तो सबसे पहले ढूंढे कि d बाई ई कितना है 0.50, यानी 1 + d बाई ई कितना हो जाएगा 1.50, ये आ जाएगा 1.50। ओके, तो न्यूमरेटर की वैल्यू आती है 0.063 डिवाइडेड बाय a बाय s, a बाय s या s बाय a बाय s, राइट। तो a बाय s हमें डायरेक्टली उन्होंने दे रखा है कितना 0.40, और माइनस s में से कर देंगे 0.063, क्योंकि वो तो सेम ही आता है। चलिए दोस्तों आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आंसर आता है हमारा, बहुत ही खतरनाक आंसर आ रहा है दोस्तों, ये 0.063.4 माइनस 0.063 मल्टीप्लाई बाय ओके 18.69% आता है दोस्तों हमारा फाइनली आंसर। यहाँ पर 18.69% आती है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ये आता है हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब हम करते हैं यहाँ पर पॉइंट बी, है ना। आप इसको एक बार और कैलकुलेटर पर चेक कर ले, 0.063.4 माइनस 0.063 जो आ रहा है 0.337। Okay, so the correct answer is 18.69%. Yes, that is correct. Okay, now let's move on to point B. Instead of this ratios, what would be the sustainable growth rate next year if the company moved from a steady state and had the following targets? Assets to sales ratio दे रखा है, net profit margin, debt equity, dividend of $5 million and no new equity financing. Okay, उन्होंने कोई नया equity financing तो नहीं करा, लेकिन उन्होंने उनका dividend का amount change कर दिया है। तो दोस्तों अब हमें वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम उस बड़े वाले फॉर्मूले में डेटा फिट करना शुरू करते हैं, है ना। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में न्यूमरेटर में आखिर क्या क्या आता था, थोड़ा बहुत आपको याद होगा। हाँ जी, EQ एट द बिगिनिंग। तो EQ एट द बिगिनिंग कितना दे रखा है यहाँ पर, EQ एट द बिगिनिंग है $40 मिलियन इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो ये आ जाएगा 40 प्लस, इसमें नया हम जो रेस कर रहे हैं वो प्लस करेंगे, लेकिन हम नया कुछ भी रेस नहीं कर रहे हैं तो 0, लेकिन हम डिविडेंड का अमाउंट कितना दे रहे हैं 5 मिलियन। ओके, मल्टीप्लाइड बाय दोस्तों क्या होता है 1 + d बाई ई, 1 + d बाई ई, तो d बाई ई कितना दे रखा है 0.45,
ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, एस बाय ए, है ना, तो एस बाय ए क्या होता है, सेल्स टू एसेट्स होता है, लेकिन ये सेल्स टू एसेट्स है या ये एसेट टू सेल्स है, ये एसेट टू सेल्स है, तो हमें क्या करना होगा, इसका इनवर्स लेना होगा, यानी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 0.42 कर लेंगे, ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या आता था, आरओई, लेकिन आरओई को लिखना कैसे पड़ता है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स बाय एसेट्स मल्टीप्लाई बाय एसेट्स बाय इक्विटी, राइट। तो दोस्तों हम यहाँ पर 1 माइनस सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन, कितना है 0.06, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डी बाई ई, यानी कि 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 45, ओके, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता था, सेल्स बाय एसेट्स, तो दोस्तों सेल्स बाय एसेट्स यानी कि 1 बाय 0.42, ओके, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 1 बाय S0 से, हमारा S0 कितना हो जाएगा, ये रहा 150 मिलियन का जो लास्ट ईयर का सेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 150, और माइनस क्या कर लेंगे 1, फटाफट दोस्तों आप कैलकुलेटर चलाएं और आंसर बताएं, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1.45 डिवाइडेड बाय 0.42, है ना, तो ये आता है 120.833 डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाय 0.42, जो आया उसे माइनस में लेकर प्लस 1 कर लें, यानी कि आ जाएगा 0.792857 इंटू 1 बाय 150 माइनस 1, ओके, फाइनल आंसर से सिर्फ एक कदम दूर, तो ये आ जाएगा डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 150 और माइनस 1 इंटू 100, ओके, सो फाइनल आंसर इज कमिंग एट 1.60% की ही आएगी इनकी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। यहाँ पर इनकी ग्रोथ रेट जो पिछली बार थी उससे कम हो गई, उसके पीछे कारण ये है कि इक्विटी से कोई नया पैसा तो रेज करा नहीं, और उल्टा उनको $5 मिलियन का हम डिविडेंड दे बैठे, तो अब हमारी ग्रोथ रेट हैज फॉलन टू जस्ट कितना 1.60%, which earlier was how much, which earlier was 18.69%, ठीक है, चलिए दोस्तों हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 3, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, ओके। Hildebrand Hydronics Corporation wishes to achieve a 30% increase in sales next year. Very smart question. अभी तक आईसीआई ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आईसीआई की फितरत है कि वो लोग सीधे फॉर्मूले को कभी कभी रिवर्स कैलकुलेट करवा देते हैं। आज तक के फॉर्मूला में दोस्तों हम क्या कैलकुलेट करते थे, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, लेकिन आज दिन कुछ और है, उन्होंने बता दिया है कि हमें कितनी ग्रोथ रेट सेल्स में चाहिए, हमें 35% की ग्रोथ रेट सेल्स में चाहिए। अब शायद वो हमसे रिवर्स में कोई ना कोई रेशियो पूछना चाह रहे होंगे कि बताइए कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, बताइए कि हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होना चाहिए, बताइए कि हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन आखिर क्या होना चाहिए। दैट्स ब्यूटी, यहां पर हमें रिवर्स कैलकुलेशन करने को मिलेगा। ओके, Hildebrand Hydronics Corporation wishes to achieve a 35% increase in sales next year. Sales last year कितना था, $30 million, and the company has equity capital of कितना, $12 million. It intends to raise $0.5 million in new equity by sale of stock. Okay, क्योंकि यहाँ पर ये नया इक्विटी रेस कर रहे हैं, यानी हमें वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, नो डिविडेंड इज प्लान्ड, यानी डिविडेंड का अमाउंट हो जाएगा 0। टेंटेटिवली द कंपनी हैज सेट द फॉलोइंग टारगेट्स, एसेट्स टू सेल्स रेशियो 0.67 रहने वाला है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.08 रहने वाला है, और डेट टू इक्विटी रेशियो कितना रहने वाला है, 0.60। सारे तो रेशियोज दे दिए। The company has determined that these ratios are not sufficient to produce a growth in sales of 35%. यानी पक्का बाबा अगर ये रेशियोज रखेंगे तो ग्रोथ रेट 35% नहीं आएगी, शायद उससे कम आएगी। Holding the other two target ratios constant, what assets to sales ratio would be necessary to attain 35% sales increase? Is that clear? तो यहाँ पर बाकी दो रेशियोज कांस्टेंट करने और क्या निकालना है, एसेट टू सेल्स रेशियो निकालना है। मेरे हिसाब से आप दोस्तों सीए फाइनल में है, समझदार है, समझ गए होंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत आसान, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में आपको सारा डेटा रखना है सिवाय किसके, एसेट टू सेल्स रेशियो के, और अब जो एसेट टू सेल्स रेशियो आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा, राइट। बी पॉइंट, होल्डिंग दी अदर टू रेशियोज कांस्टेंट, व्हाट नेट प्रॉफिट मार्जिन वुड बी नेसेसरी। तो आप क्या करना, एसेट टू सेल्स रेशियो ले लेना 0.67, डेट इक्विटी रेशियो ले लेना 0.60, और प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो क्या होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। आपको फॉर्मूला लिखना है कौन सा, वो बड़ा वाला फॉर्मूला, व्हेन न्यू इक्विटी इज रेज्ड वाला फॉर्मूला, राइट।
holding the other two ratios constant, what debt to equity ratio would be necessary? Is that clear? Okay. दोस्तों क्योंकि इस फॉर्मूला में कोई दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, ऑलरेडी आपको फॉर्मूला में बता चुका हूं, समझा चुका हूं, फॉर्मूला आप लिखना, उसके अंदर डेटा फिट करना और बस जो रेशियो पूछा है उसको आप एज इट इज वहां पर लिख देना, बाकी सारा डेटा वहां पर न्यूमेरिकली आ जाएगा और ये रहे इसके 3 आंसर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपसे इजीली हो जाएगा, राइट। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, दैट वाज आस्क्ड इन सीए फाइनल नवंबर 2020। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, AB Industries has equity capital of rupees 12 lakhs, total debt of 8 lakhs and annual sales of rupees 30 lakhs। दोस्तों यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये रिसेंबल करता है नवंबर 2001 के क्वेश्चन का। नहीं, ठीक 20 साल बाद आईसीआई को फिर से वही क्वेश्चन की याद आई। इक्विटी कैपिटल कितना है? 12 मिलियन। देखिए आप यहाँ पर इक्विटी कितना दे रखा है? 12 लाख्स। यहाँ पर डेट था 8 और सेल्स था कितना? 30। देखिए यहाँ पर डेट है 8 और सेल्स कितना है? 30, बस उन्होंने मिलियन की जगह क्या लिख दिया? लैक्स। और यहाँ पर उन्होंने 2 प्रपोजल्स दिए हैं, उन्होंने पिछली बार भी यहाँ पर 2 प्रपोजल्स दिए थे जिसमें उन्होंने टारगेट एसेट टू सेल्स रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो और रिटेंशन रेशियो दिया था। ये टारगेट एसेट्स टू सेल्स रेशियो, नेट प्रॉफिट, डेट इक्विटी और रिटेंशन रेशियो दिया और इस बार कोई एनुअल डिविडेंड में चेंज नहीं, कोई नई इक्विटी नहीं। लेकिन सेकंड प्रपोजल में उन्होंने ये डेटा दिया है। देखिए वहां पर भी ऐसा ही किया था, रेज 1 मिलियन इन इक्विटी कैपिटल नेक्स्ट ईयर और एनुअल डिविडेंड कितना यहाँ पर? 3 मिलियन, राइट। यहाँ पर रेज 1 एंड यहाँ पर आता है 0.3, मतलब देखा जाए तो ये क्वेश्चन डिक्टो 2001 का कॉपी, इसलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए उन्हीं 2 फॉर्मूला से, राइट। अब अगर कोई आपको ऐसा समझाकर चला जाता है कि यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू RR इंटू ROE वाला फॉर्मूला लगाओ, जिसमें RR तो देखो बच्चों ये दे रखा और ROE कैलकुलेट करने के लिए वो नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू सेल्स बाय एसेट इंटू एसेट्स बाय इक्विटी वाला फॉर्मूला लगा दो और उससे कैलकुलेट कर लो, तो दोस्तों फॉर्मूला ये गलत नहीं है, SGR इज इक्वल टू RR इंटू ROE। लेकिन क्या आईसीआई इस फॉर्मूला से करेगा उसे सॉल्व? उसके चांसेस कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीआई के खुद के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आया है और उन्होंने वहां पर 2 फॉर्मूलाज जो लगाए हैं वो वही फॉर्मूलाज लगाए जो मैंने आपको समझाए हैं। तो ये क्वेश्चन आइडियली उन 2 फॉर्मूला से होना चाहिए, राइट। दोस्तों हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व और इसके हम आंसर्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं और फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है x डिवाइडेड बाय a बाय s माइनस एक्स। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं a बाय s। और अब यहाँ पर क्या एग्जाम में ऐसे x और माइनस एक्स लिखना मत, बस यहाँ पर आप ऐसे मन में सोच लेना, राइट। और अब आप x की वैल्यू को रिकॉल करें दोस्तों, आखिर क्या थी वैल्यू? b मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट रेशियो यानी नेट प्रॉफिट बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी बाय ई, राइट। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम यहां पर लगाएंगे 1 प्लस डी बाय ई। ओके चलिए दोस्तों अब इसको हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। हाँ, बी यानी कि रिटेंशन रेशियो कितना दे रखा है? रिटेंशन रेशियो 75% का मतलब होता है 0.75। ओके, मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट बाय सेल्स यानी कि कितना है मार्जिन? 4% मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो कितना दे रखा? डेट इक्विटी रेशियो 2:3 यानी डेट इज टू एंड इक्विटी इज 3। ओके, डिवाइडेड बाय ए बाय एस एसेट टू सेल्स रेशियो डायरेक्टली दे रखा कितना? 0.65 माइनस 0.75 इंटू 4% यानी 0.04 होता है और 1 प्लस 2/3। चलिए दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लें और अब आप मुझे इसका आंसर बताएं। पहले आपको ये 2/3 और प्लस 1 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2/3 कर लो, उसमें प्लस 1 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 0.04 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 0.75 कर लो, राइट। तो ये आ जाता है 0.04999 यानी कि एक तरीके से इसे हम 0.05 ही मानेंगे, ठीक है, सॉल्व करते हुए। डिवाइडेड बाय 0.65 माइनस, तो एक काम करो ना, आप इसको 0.05 ही लिखो ना, ये आ जाएगा 0.05, ये आ जाएगा 0.05 एंड नाउ द करेक्ट आंसर्स आर 0.05 डिवाइडेड बाय 0.65 माइनस 0.05 यानी 0.60 से डिवाइड करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 8.33% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप SGR को RR इंटू ROE वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर अलग आएगा और गलत आएगा, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड पर। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड में भी चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं
आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारे नोट्स का, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला में हम यहाँ पर EQ0 से शुरुआत करते हैं, EQ0 प्लस न्यू इक्विटी माइनस डिविडेंड। हाँ जी, अभी एक तरीके से क्या बन गया, इक्विटी। तो अब इक्विटी एक बार ऊपर आ चुका है, तो अब इक्विटी एक बार नीचे आएगा। ओके, 1 प्लस डी बाई ई। और अब क्योंकि न्यूमरेटर में मैंने आपको बता रखा है कि 1 प्लस डी बाई ई एक तरीके से क्या होता है, एसेट बाई इक्विटी हो जाता है। तो अब एसेट नीचे आएगा और सेल्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे के डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस ROE, और ROE एक तरीके से क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू सेल्स बाय एसेट इनटू 1 प्लस डी बाय ई, है ना। ये मैंने आपको समझाया था कि ROE होता है। क्यों ये ROE होता है, क्योंकि सेल्स से सेल्स कैंसिल हो जाता है, एसेट से एसेट कैंसिल हो जाता है, अल्टीमेटली सिर्फ क्या बचता है, नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी। और नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी यानी EAES बाय इक्विटी, एंड EAES बाय इक्विटी इज एज गुड एज ROE। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको, अब मेरे पास ज्यादा जगह नहीं बची है, अब ध्यान रखना है, पर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय S0 हो जाएगा और बाद में -1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, आपकी मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है अभी तक। चलिए, तो EQ0 का आप मुझे अमाउंट बताइए, EQ0 कितना हो जाएगा, इक्विटी एट द बिगिनिंग कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर EQ0 की जगह पर लिख लेंगे 12। हाँ जी, न्यू इक्विटी हम कितना रेज करने वाले हैं, 1। डिविडेंड हम कितना देने वाले हैं, 0.3। और यहाँ पर 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो कितना दे रहेगा, 4:1, 4/1। अब ये डेट इक्विटी रेशियो जो ICI ने यहाँ पर 4:1 ले लिया ना, इसकी वजह से बहुत ही मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली ह्यूज ग्रोथ रेट आ जाएगी, क्योंकि आप 4 गुना इक्विटी ले रहे हो, यानी इक्विटी से 1 रुपया, तो फिर डेट से आप कितना ले रहे हो, 4 रुपया। तो बहुत यहाँ पर सुपर डुपर ग्रोथ रेट आने वाली है। जो पिछली बार ICI ने क्वेश्चन पूछा था उसमें वो लोग लिमिट में थे, डेट इक्विटी रेशियो कितना लिया था उन्होंने, 0.80 लिया था, जिसकी वजह से एक रीजनेबल आया था आंसर। अब एक अनरीजनेबल सा आंसर देखना आने वाला है। ओके, मल्टीप्लाई बाय S बाय A, तो S बाय A यानी कि सेल्स बाय एसेट। तो दोस्तों सेल्स कितना है, 30। ओके, और एसेट्स, एक काम करो, नहीं ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, यहाँ पर उन्होंने एसेट्स टू सेल्स रेशियो कितना दे रखा है, 0.62। तो बस हमें यहाँ पर एसेट्स टू सेल्स रेशियो लेना है, सेल्स टू एसेट्स, सेल्स टू एसेट्स। तो हम यहाँ पर इसको इन्वर्स कर देंगे, 1/0.62। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो कितना है, 5%, तो मैं 0.05 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डेट बाय इक्विटी यानी 1 प्लस 4/1, मल्टीप्लाई बाय सेल्स बाय एसेट यानी कि 1/0.62। ओके, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 1/0th ईयर का सेल्स, 0th ईयर का सेल्स कितना है, यहाँ पर 30 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/30, और इस पूरे में से माइनस क्या कर लेंगे हम, 1। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, भारी हो गया यार ये, 12 प्लस 1 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4/1 होता है 5/1, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1। ओके, 4/1 is as good as 4 and 1 plus 4 is 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/0.62, है ना, तो ये आता है 102.41935। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में आप इसको सॉल्व कर लें, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 0.05 इंटू 1 प्लस 4/1 यानी कि 5 होता है, डिवाइडेड बाय 0.62, जो आया उसे माइनस में लेकर +1 कर देंगे, है ना, डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय मेमोरी रिकॉल, और मल्टीप्लाई बाय 1/30 कर लीजिए, तो डिवाइडेड बाय 30, और आप इसमें से -1 करें तो एक गजब आंसर यहाँ पर आ रहा है। ये मतलब आप सारे नंबर्स लिख लीजिएगा। अब ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 4.72, और 4.72 का मतलब होता है 472%। तो 472% आ जाता है इसका आंसर, और वो आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने रेशियो 4:1 लिया। अगर वो इसको 0.8:1 लेते तो एक बहुत ही रीजनेबल सा आंसर आता। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का जो नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। दोस्तों ये हमने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट चैप्टर टॉपिक को कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से नॉन इक्विटी में सॉल्व होगा, और किस तरीके से अगर इक्विटी रेज किया है, डिविडेंड का अमाउंट चेंज किया है तो सॉल्व होगा। अगर
दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपका नॉलेज बढ़ा हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सच्चे दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिले। साथ ही साथ एसएफएम में जो भी आईसीआई अमेंडमेंट्स देता रहेगा, हम उसको तत्परता के साथ यहाँ पर इस वीडियो चैनल में अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।